नमस्कार दोस्तों, मैं रामदास चौधरी आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था किस प्रकार यूरोप से पुर्तगाली भारत में व्यापार के लिए आए थे। आज हम डचों के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार डच भारत में व्यापार के लिए अपनी कंपनी स्थापित की और भारत से व्यापार किया। डच मूलतः नीदरलैंड के निवासी थे। डच मूलतः नीदरलैंड के निवासी थे। नीदरलैंड कहाँ पड़ता है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। नीदरलैंड 1581 के अंदर फ्रांस स्पेन से आज़ाद होता है। आज़ाद हुआ। ये फ्रांस की गुलामी के अंदर था, तो इसके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए भारत से व्यापार करने में समर्थ नहीं था। और इसके पास अच्छे बंदरगाह भी थे, जैसे नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। राजधानी एम्स्टर्डम। एक और बंदरगाह है रोटरडम। ये इसके पास अच्छे बंदरगाह थे, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण ये भारत से डायरेक्ट व्यापार नहीं कर पा रहा था। तो इसने पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी पुर्तगाल की राजधानी थी लिस्बन। लिस्बन से इसने मसाले खरीदने प्रारंभ किए और यूरोप के देशों में व्यापार किया। पुर्तगाल से इसने व्यापार करना शुरू किया, मसाले यहाँ से खरीदे और यूरोप के देशों के अंदर उनका व्यापार किया। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति ठीक हुई इनकी, और 1595 और 96 पुर्तगाली डच 1595 96 में सर्वप्रथम इंडोनेशिया आए। इंडोनेशिया आए थे। इधर इंडोनेशिया पड़ता है, सुमात्रा देश नीचे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नीचे पड़ता है। यूरोप से ये इंडोनेशिया आए थे। कब आए? 1595 में। और इन्होंने अपनी एक कंपनी स्थापित की। कंपनी का नाम था वेरिंग द ओस्ट इंडीज, या एक इसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड।
सर्वप्रथम इंडोनेशिया हाउटमैन आया था। हाउटमैन नामक व्यक्ति था एक। हाउटमैन हाउटमैन आया और कंपनी का नाम था वेरिंग द ओस्ट इंडीज या यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इस कंपनी को 21 वर्षों के लिए व्यापार और सैन्य राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे भारत के लिए। इक्कीस वर्षों के लिए सैन्य राजनीतिक और व्यापारिक अधिकार दिया गया इनको। यह कंपनी भारत के अंदर एकमात्र कंपनी थी जो 200 वर्षों तक सर्वाधिक मुनाफा देने वाली कंपनी थी। एकमात्र कंपनी जो 200 वर्षों तक सर्वाधिक मुनाफा दिया। कितने प्रतिशत? 18%। इसके अंदर कई शेयरधारक थे, कई लोगों ने पैसे लगा रखे थे, उनको यह सर्वाधिक मुनाफा दिया था 18%। भारत की जितनी भी कंपनियां आई थी, यूरोपीय कंपनियां, उनमें से एकमात्र कंपनी थी जिसने 200 वर्षों तक सर्वाधिक मुनाफा दिया। इसने 1602 में अपनी कंपनी स्थापित की। और ये पुर्तगालियों से भिड़ते हैं प्रथम बार इंडोनेशिया में वांटम नामक स्थान पर भिड़ते हैं। पुर्तगाली इनसे पहले आ गए थे। पुर्तगालियों से वांटम नामक स्थान पर भिड़े और वहां पर अधिकार कर लिया। फिर इन्होंने 1613 में जकार्ता पर अधिकार कर लिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता पर अधिकार। 1641 में मलक्का जल संधि, जो दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि पर हस्तक्षेप 1658 में इन्होंने सिलोन, जिसका वर्तमान में नाम है श्रीलंका, सिलोन पर अधिकार कर लिया। ये नाम याद रखना, सिलोन पर अधिकार।
कैसे ये कंपनी धीरे धीरे अपना क्षेत्र का विस्तार किए जा रही है। पहले 1613 में जकार्ता पर अधिकार किया, 1641 में मलक्का जल संधि पर हस्तक्षेप, 1658 में इन्होंने सिलोन पर अधिकार कर लिया। 1605 के अंदर 1605 में प्रथम कोठी मुसलीपट्टनम में स्थापन की। मुसलीपट्टनम जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में आता है, पहले मद्रास राज्य में आता था। यहाँ पर इन्होंने 1605 में प्रथम कोठी मुसलीपट्टनम में स्थापित की। मुसलीपट्टनम से यह नील का व्यापार करते थे। ये नोट करो, आप स्क्रीनशॉट लो। मुसलीपट्टनम से यह यूरोप के लिए नील का व्यापार करते थे। नील की खेती होती थी। मुसलीपट्टनम से नील का व्यापार, नील का व्यापार किया करते थे। 1610 के अंदर इन्होंने पुलिकट पर अधिकार कर लिया था। पुलिकट अधिकार करके वहां पर अपना बारूद का गोदाम और एक टकसाल लगाई थी। ये इनका मुख्यालय भी यहीं पर स्थापित किया था इन्होंने, बारूद, टकसाल और मुख्यालय की स्थापना। इन्होंने इतनी तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार किया कि 1750 तक भारत के 39% क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इतनी तेजी से ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और भारत से व्यापार कर रहे थे यूरोप के लिए। इन्होंने सूरत पर भी अधिकार था इनका 1663 के अंदर। 1663 में इन्होंने पुर्तगालियों से कोचीन छीन लिया। पुर्तगालियों से कोचीन छीन लिया। कोचीन छीन लिया था इन्होंने। और ये सूरत से रेशम का व्यापार करते थे। सूरत से, यहां से रेशम का व्यापार, बंदरगाह था। व्यापार करते थे। लेकिन 1759 के अंदर अंग्रेजों और डचों के बीच एक मुकाबला होता है, बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध हुआ, उसके अंदर इनकी हार होती है। 1759 में अंग्रेजों और डचों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ। जिसमें डचों की हार हुई। डचों की हार होती है।
डचों की हार हुई और इनसे अंग्रेजों ने भारत से राजनीतिक, सैन्य और व्यापारिक जितने भी इनके अधिकार थे छीन लिए। यहीं से डचों का पतन होना स्टार्ट हुआ। राजनीतिक, व्यापारिक, राजनीतिक, व्यापारिक और सैन्य अधिकार छीन लिए। जब कोई अधिकार ही नहीं रखा तो इनका पतन होना स्वाभाविक ही है। राजनीतिक, व्यापारिक और सैन्य अधिकार छीन लिए गए। एक संधि होती है पेरिस की संधि 1795 के अंदर। 1795 में एक पेरिस की संधि हुई यूरोप में। पेरिस की संधि के अंतर्गत भारत के जितने भी क्षेत्र डचों ने जीते थे अंग्रेजों ने सब छीन लिए और कुछ शर्तों के ऊपर इनको सूरत दिया गया। केवल सूरत, सूरत में व्यापार करने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार अंग्रेजों ने इनसे सभी क्षेत्र छीन लिए, केवल सूरत दिया गया। सूरत को इन्होंने 1824 के अंदर अंग्रेजों को सौंपकर को दे दिया और भारत छोड़कर रपुशंकर हो गए, चले गए। जाना ही था इनको तो, क्योंकि अंग्रेजों ने कोई क्षेत्र ही नहीं रखा था इनको, कितना परेशान कर दिया था इनको, केवल सूरत दिया गया, वो भी कुछ शर्तों के अंदर। इस प्रकार डचों का आगमन था भारत के अंदर। इन्होंने कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया, फिर बेदरा का युद्ध हुआ और पेरिस की संधि हुई 1824 के अंदर। अंग्रेजों को सूरत देकर चले गए। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे किस प्रकार अंग्रेज आए थे और अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ये हम डचों के बाद अंग्रेज आए थे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो यह आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।